Good morning, students. This is History, Class 10th, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, and today is going to be your 6th class on this chapter. राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन, पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में आई। दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में रेवोल्यूशन की वजह से जो मोनार्की है, जो लुई 16वां है, उसके शासन को समाप्त किया गया। इसका कारण था फ्रांस में मिडिल क्लास का उदय होना। मिडिल क्लास में प्रोस्परस लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने सामंतवादी व्यवस्था के विशेष अधिकारों का विरोध किया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लें कि फ्रांस की बजाय औद्योगिक क्रांति सबसे पहले यूरोप में, इंग्लैंड में आई। औद्योगिक क्रांति की वजह से एक वर्किंग क्लास और मिडिल क्लास, जिसमें बिजनेसमैन और प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे, उनका उदय हुआ। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? आज की क्लास में हम जानेंगे कि उदारवादी राष्ट्रवाद किसे कहा गया। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin root liber, meaning free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concepts of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. लिबरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के लिबर से निकला है, जिसका अर्थ है फ्री। और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जो नई मिडिल क्लास सामने आई, जो नया मध्यम वर्ग सामने आया, उसका उन्होंने इसका अर्थ लिया कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड व्यक्ति की आज़ादी, इंडिविजुअल फ्रीडम। राजनीतिक रूप से उनका मतलब लिबरलिज्म से था कि सरकार बने, लोगों की सहमति से बने। फ्रांस में इसका अर्थ था कि जो क्लerical क्लास है, जो पादरी वर्ग है, उसके विशेष अधिकार समाप्त हों और लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार भी हो, राजतंत्र का अंत हो। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. You will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men. Men without property and all women were excluded from political rights. Only for a brief period under the Jacobin did all adults make uh, enjoy suffrage. Did all adults males enjoy suffrage? However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced
women to a status of minor, subject to the authority of fathers and husbands. Throughout the 19th century and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. यहाँ कानून के सामने समानता का अर्थ ये नहीं लिया गया कि सबको राइट टू वोट दिया जाए। उदाहरण के लिए फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में भी उन्हीं लोगों को राइट टू वोट दिया गया जिनकी एज 25 अबव थी और जो टैक्स पे करते थे। जो और लोग थे बिलो 25 और जो टैक्स नहीं पे करते थे और महिलाएं थी, उनको पैसिव सिटीजन के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अलावा फ्रांस में एक साल का जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का टाइम था, जैकोबिन गवर्नमेंट का टाइम था, उसके दौरान ही सभी पुरुषों को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। जब फिर से नेपोलियन आता है और नेपोलियनिक कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है, नेपोलियनिक आचार संहिता लागू होती है, फिर से पुरुषों सभी 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 पुरुषों को राइट टू वोट नहीं दिया गया और उन्हीं को दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी है और जो टैक्स देते थे। महिलाओं को उनके पिता और पति के अधीन रखा गया। परिणाम ये हुआ कि 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में महिलाओं ने और उन लोगों ने जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए राइट टू वोट के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ state imposed restrictions in the movement of goods and capital. During the 19th century, this was a strong demand for the emerging middle classes. Let us take the example of German-speaking regions in the first half of the 19th century. Napoleonic administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का अर्थ था कि वस्तुएं और मुद्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना रोक टोक के, बिना बाधा के आए और जाए, उसका आदान प्रदान हो। और 19वीं शताब्दी में जो नया मध्यम वर्ग सामने आया था, उसकी भी यही मांग थी। लेकिन हम देखते हैं कि जर्मनी जो 39 राज्यों में बटा हुआ था और नेपोलियन ने जो प्रशासनिक सुधार किए थे, उसके अनुसार इन 39 राज्यों में अलग मुद्रा और अलग नापतोल की व्यवस्था थी। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैबसबर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1833 में अगर एक व्यापारी को हैबसबर्ग से न्यूरमबर्ग जाना पड़ेगा तो उसको 11 कस्टम्स बैरियर से गुजरना पड़ेगा। 11 बार उसको टोका जाएगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा और उसके टैक्स का जो पैमाना है, मापदंड है, वो उसकी वस्तु के आधार पर होगा। ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, की जो वस्तु वो लिए हुए है उसकी लंबाई क्या है, उसका वज़न कितना है, उसके अनुसार, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान बिना रोक टोक के नहीं था। एट ईच रीजन as each region had its own system of weights and measures and involved time consuming calculation. The measure of cloth, for example, was the L, which in
ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। उदाहरण के लिए कपड़े का जो माप की व्यवस्था थी उसे एल कहा गया, और जो एल है वो भी हर जगह समान नहीं था, क्योंकि सूती कपड़ा जो अगर है तो फ्रैंकफर्ट में एक एल की लेंथ होती थी 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा, और बेंज में एल होता था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, people and capital. लिबरलिज्म के अनुसार मध्यम वर्ग ने चाहा कि लिबरलिज्म ये है कि वस्तु, लोग और पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना बाधा के, बिना रुकावट के आए और जाए। यही इस नए मध्यम वर्ग, नए व्यापारिक वर्ग की मांग थी। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. This union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2। अब 1834 में एक कस्टम्स यूनियन बनी जिसे जोल्वेरिन कहा गया, और ये प्रूशिया की पहल पर बनाई गई, और लगभग सभी जर्मन राज्यों ने इसको फॉलो किया, स्वीकार किया। और इस कस्टम्स यूनियन के बनने से अब जो टैरिफ बैरियर थे, जो टैक्स के अवरोध थे, जो एक वस्तु को दूसरे स्थान पर जाने में रुकावट थे, उनकी संख्या 30 से ज़्यादा से 2 पर आ गई। The creation of a network of railways further stimulated mobility, harnessing economic interests to national unification. A wave of economic nationalism strengthened for wider nationalist sentiments growing at the time। इस तरह से एक और चीज़ सामने आई जिसकी वजह से आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, वो था रेलवे लाइन का बिछाया जाना, जिससे भी जो गति है, जो चहलकदमी है, जो गतिशीलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की, वो बढ़ी और राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला। थैंक्स।